हेलो फ्रेंड्स, आई एम तरुण। और पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में, जो कि आपका पहला चैप्टर था। और इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पहले चैप्टर में हमने देखा था कि गैलेक्सीज़ कैसे बनी थी, सोलर सिस्टम कैसे बना था, प्लैनेट्स कैसे बने थे 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और अर्थ कैसे बना था। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो अर्थ है उसका इंटीरियर कैसा है और वो कैसे बना हुआ है, उसके अंदर कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कैसे वर्क करता है अर्थ का इंटीरियर। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सभी ने लगभग वॉल्केनिक इरप्शंस टीवी पे तो देखा ही होगा। और जब वॉल्केनिक इरप्शन में लावा बाहर आता है, मैग्मा बन के जब सरफेस पे फ्लोट करने लगता है, तो सबके जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल तो आया ही होगा कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसा होगा, या फिर अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसे बना होगा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियोज़ में कवर करने जा रहे हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि अर्थ, जो अपना अर्थ है, उस पर दो फोर्सेस काम करती हैं। पहला है इंडोजेनिक फोर्स और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स मेनली उन फोर्सेस को बोलते हैं जो अर्थ के इंटीरियर, अर्थ सरफेस के अंदर काम करते हैं। इंटीरियर में हम फोर्सेस ले सकते हैं। सबसे कॉमन है अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शंस है। और एक्सोजेनिक फोर्सेस में हम उन फोर्सेस को लेते हैं जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर काम करती हैं, जैसे कि इरोज़न में विंड इरोज़न, सॉइल इरोज़न, काफ़ी जितने भी इरोज़न होते हैं वो सारे एक्सोजेनिक फोर्सेस में आएंगे। उसके बाद साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज़ और सबसे कॉमन रेनफॉल। तो ये सारी फोर्सेस जो हैं अर्थ सरफेस के ऊपर काम करती हैं। तो ये हो गए वो दो फोर्सेस जो अर्थ के ऊपर काम करती हैं और अर्थ को स्टेबल रखने में हेल्प करती हैं। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो ये है कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ्स इंटीरियर। अर्थ्स इंटीरियर को समझने के लिए मेनली टू टाइप ऑफ सोर्सेज हैं, वो काम आती हैं। पहला है डायरेक्ट सोर्सेज और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो डायरेक्ट सोर्सेज में हमारा रॉक्स आ जाएगा, वॉल्केनिक इरप्शंस आ जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट अर्थ सरफेस के मतलब इंटीरियर से डायरेक्ट बाहर आ रहे हैं। जो लावा होता है वो अर्थ इंटीरियर से डायरेक्ट बाहर आ रहा है, तो इसलिए हम इनको डायरेक्ट सोर्सेज में बोलेंगे। और इनडायरेक्ट सोर्सेज में कुछ एक्टिविटीज़ आएंगी, जैसे कि अपनी माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गई, ड्रिलिंग हो गई, ग्रेविटेशनल पुल हो गए, मैग्नेटिक पुल हो गए। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट सोर्सेज में आएंगी, क्योंकि इन पे हमें रिसर्च करके और फिर जो इनका एनालिसिस का रिज़ल्ट आता है वो पढ़ना पड़ता है। तो पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में, और इसमें हम पहले देखेंगे रॉक्स। तो डायरेक्ट सोर्सेस में रॉक्स, तो रॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जो रॉक्स होते हैं वो सबसे इजी अवेलेबल सोर्सेज होते हैं जिससे हम अर्थ के इंटीरियर को पढ़ सकते हैं। क्या क्या होता क्या इसमें, जो अपनी रॉक्स होती है इन पे माइनिंग की जाती है और फिर
इनसे जो मटेरियल बाहर आता है उसकी स्टडी की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, आपकी बुक में एग्जांपल दिया होगा, साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन है, उसको 3-4 किलोमीटर तक डेप्थ तक उसको माइनिंग किया गया और फिर बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि चेंजेस आ गए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन आ गया, तो इसलिए उसको रोक दिया गया। और अपने जो साइंटिस्ट हैं वो कई सारे प्रोजेक्ट भी चलाए समझने के लिए डायरेक्ट सोर्सेस को, जिसमें सबसे कॉमन है अपना DSTP, ठीक है। दूसरा अपना आ जाएगा IODP, और तीसरा जो कि आपके बुक में नहीं दिया है ODP। तो DSTP मेनली क्या होता है? डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। IODP इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और ODP जो आपके बुक में नहीं दिया है वो ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ये 1960s 70s में ये सारे प्रोजेक्ट चलाए गए। क्यों चलाए गए? क्योंकि इनसे ना ओशन ड्रिलिंग क्या करते हैं, ये सी फ्लोर जो होता है उसकी स्टडी करते हैं, और उससे जो अर्थ के डिफरेंट लेयर्स हैं ना उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन से प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं, या फिर उसमें कौन से मिनरल्स या कौन से मटेरियल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनमें पढ़ते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट सोर्स का पहला आपका रॉक्स। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में। तो सेकंड है वॉल्केनिक इरप्शन, और वॉल्केनिक इरप्शन में मेनली होता क्या है कि लावा बाहर आता है अर्थ इंटीरियर से और सरफेस पे आ जाता है, तो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। लावा और मैग्मा के बीच में ये एक बेसिक डिफरेंस है कि जब वो बाहर आता है तो उसको लावा बोलते हैं, जब तक वो बाहर मतलब सरफेस पे नहीं आता है तब तक उसको मैग्मा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और जब लावा बाहर आता है ना तो साइंटिस्ट उस लावा को कलेक्ट कर लेते हैं और उसको अपने लेबोरेटरीज़ में ले जाते हैं। लेबोरेटरीज़ में ले जाने के बाद उस मैग्मा पे रिसर्च करते हैं, और उससे जो अर्थ के इंटीरियर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी स्टडी करते हैं और पता करते हैं डिफरेंट लेयर में कैसे केमिकल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट सोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम इनडायरेक्ट सोर्स पढ़ने जा रहे हैं। और इनडायरेक्ट सोर्स में ये देखना है कि जैसे जैसे माइनिंग और ड्रिलिंग होती है वैसे वैसे डेप्थ के साथ टेम्पोरल वेरिएशन आता है, टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं। जैसे कि अभी हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका में एक गोल्ड माइन है जिसको 3 से 4 किलोमीटर तक माइन किया गया और उसके बाद रोक दिया गया क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था, उसको बर्दाश्त के बाहर हो गया था वो। ऐसे ही टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर में भी चेंज आता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है डेप्थ के साथ साथ। तो ये देखने को मिलता है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ जो अंदर इंटीरियर अर्थ के इंटीरियर में 3-4-5 किलोमीटर के बाद जो रॉक्स या जितने भी मैटर्स होते हैं वो डेंसर होते जाते हैं, ताकि वो ये जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ टेम्परेचर और जो प्रेशर है इसको झेल सकें। और याद करिए, हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो अर्थ का फॉर्मेशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो सेकंड प्रोसेस था अर्थ के बनने का, सेकंड स्टेप जो था वो था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या हुआ था, जो डेंसर मटेरियल्स थे वो अर्थ के कोर की तरफ सिंक करते गए और जो लाइटर मैटर्स थे वो सरफेस की तरफ आ गए, क्योंकि डेंसर जो मैटर्स होंगे वो टेम्परेचर और प्रेशर को झेल लेंगे, लाइटर मैटर्स नहीं झेल पाएंगे। तो ये था। सो इनडायरेक्ट सोर्सेस में अभी हमने माइनिंग और ड्रिलिंग के बारे में पढ़ा, और अब सेकेंड है अपना मीटियोर्स। तो मीटियोर्स कैसे इनडायरेक्ट सोर्स हो गया अर्थ इंटीरियर को पढ़ने के लिए? देखिए, जब अर्थ बना था तो अर्थ कैसे बना था, प्लैनेट्स कैसे बने थे, छोटे छोटे प्लैनेटिस्मल से बने थे। उन्हीं प्लैनेटिस्मल से ये मीटियोर्स भी बने हुए हैं। तो जब ये मीटियोर्स कभी कभी स्पेस से टूट के अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं, अर्थ में आके गिरते हैं, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन मीटियोर्स का सैंपल लेते हैं, इनको लेबोरेटरी में ले जाते हैं और इनके कंपोजिशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये इनका जो कंपोजिशन होता है ना मीटियोर्स का, ये एकदम 100% तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग रिजेंबल करता है अपने अर्थ के इंटीरियर के कंपोजिशन को। इसलिए अपना मीटियोर भी एक इनडायरेक्ट सोर्स है अर्थ इंटीरियर को पढ़ने के लिए। तो हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज में माइनिंग के बारे में पढ़ लिया, मीटियोर्स के बारे में पढ़ लिया, और अब हम मेन इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेन बुक में नहीं लिखा है लेकिन मैंने मेन इसलिए लिखा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर लिख रहे हैं
इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में, तो आपको ये 3 चीज़ें ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटी, इनको मेंशन करना ही करना है। ग्रेविटेशन देखिए, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो हर जगह सेम नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब अर्थ बन रही थी तो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले एक और एग्जांपल इसी सेम प्रोसेस से दिया था। तो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में हुआ क्या था, जो हैवियर मैटर्स थे ना वो नीचे सिंक हुए थे और लाइटर मैटर जो थे वो ऊपर आए थे। लेकिन ये प्रोसेस एकदम इवन नहीं हुआ था कि यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे नहीं, एकदम अनइवन ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। और इसलिए जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो हर जगह अनइवन है। अब जैसे पोल्स पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है और इक्वेटर पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कम है। और इसी की वजह से जब हम वैल्यूज़ निकालते हैं तो जो ग्रेविटेशनल वैल्यू आती है, ठीक है, वो हर जगह अलग अलग आती है। ग्रेविटेशनल वैल्यू हर जगह की, पूरे अर्थ की अलग अलग आती है। और इस डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं ग्रेविटी एनोमली। और इस ग्रेविटी एनोमली से हमको बेसिकली पता क्या चलता है कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पूरे अर्थ पे वो हर जगह अलग अलग है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अपना, वो हमें ये देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान में देखते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में बेसिक्स की जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट किए होंगे पढ़ने अपने लाइफ में सबसे पहले, तो हमारे टीचर्स ने हमें ये ज़रूर पढ़ाया होगा कि जो अपना अर्थ है वो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और अर्थ का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, जैसे कि एक मैग्नेट का होता है। ठीक है, तो अर्थ का जब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स भी बनाता होगा। ठीक है, ऐसे। तो इन मैग्नेटिक फील्ड से हमें बेसिकली पता क्या चलता है कि जो अर्थ है उस पे जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे किस हिसाब से हुआ है अर्थ पे, ये हमें पता चलता है इन मैग्नेटिक फील्ड्स के यूज़ से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस चैप्टर, ये है सिस्मिक एक्टिविटीज़। और जब भी सिस्मिक एक्टिविटीज़ का नाम कोई लेता है या फिर जब भी हमारे जहन में ये नाम आता है तो एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ से हम इसको रिलेट करते हैं और वो है अर्थक्वेक। देखिए, जब भी अर्थक्वेक आता है तो अपने अर्थक्वेक से कुछ वेव्स निकलती हैं और उन्हीं वेव्स को स्टडी करने के लिए ये सिस्मिक एक्टिविटी पढ़ी जाती है। वेव्स की स्टडी किससे होती है? सिस्मोग्राफ से। ठीक है, तो ये जो जितनी भी डायरेक्ट सोर्सेस और इनडायरेक्ट सोर्सेस, डायरेक्ट सोर्सेस रॉक्स हुए और वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, इनडायरेक्ट सोर्सेस में माइनिंग हो गई, डीप माइनिंग, मीटियोर्स हो गए, और ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटी, इनसे पता क्या चलता है? इनसे जो अपना अर्थ है ना, अपने अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं इनसे, कि हमारे मेंटल का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, या हमारे मेंटल में क्या चल रहा है, हमारे आउटर कोर, इनर कोर। तो देखिए, साइंटिस्ट ने या फिर जोग्राफर्स ने जितनी भी ये बताया था ना कि मेंटल की कितनी दूरी पे है, आउटर कोर कितनी दूरी पे हो, इनर कोर कितनी दूरी पे है, ये कैसे पता चला था? ये इन्हीं सोर्सेज से पता चला था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज से। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। और आई होप कि मैंने इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए वो आपको क्लियर हो गए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और थैंक यू।